डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिविडेंड पॉलिसी, व्हाट इज द डिविडेंड पॉलिसी? अर्निंग का जो पार्ट, अर्निंग पर शेयर का कुछ पार्ट शेयर होल्डर को हम देता है, कंपनी देता है, जो देता है उसके बारे में पॉलिसी बनाने का जो होता है उसको डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। जैसे सपोज कीजिए मैं इनकम स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा सेल्स रेवेन्यू, इनकम स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, यहाँ सेल्स रेवेन्यू रुपीज 10 लाख है, लेस वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट रुपीज 1 लाख हमारे पास फिक्स कॉस्ट है, ईबीआईटी 5 लाख रुपीज हो जाएगा, लेस इंटरेस्ट रुपीज 1 लाख आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया, अर्निंग बिफोर टैक्स 4 लाख आपके पास अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, लेस टैक्स 40%, तो 1,60,000 आपके पास ये आ गया, 1,60,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या होगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,40,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स हो जाएगा, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। हम सर प्रेफरेंस डिविडेंड सपोज कीजिए 40,000 हम प्रेफरेंस डिविडेंड दे रहे हैं, तो अर्निंग फॉर इक्विटी कितना हो जाएगा? अर्निंग फॉर इक्विटी, दिस इज द अर्निंग फॉर इक्विटी 2 लाख रुपीज। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर सपोज करो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर 20,000। अगर सपोज कीजिए ए है और ये सपोज कीजिए बी है, तो ईपीएस कितना हो जाएगा? ईपीएस ए डिवाइड बी दैट इक्वल टू 10, यहाँ पे ईपीएस 10 हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स को ऐसे ऐसे पैसों में डिवाइड होता है, वेरिएबल कॉस्ट को अलग किया जाता है, फीस कॉस्ट को अलग किया जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाली जाती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के बाद डिवेंचर को इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, फिर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देते हैं, बाद में हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर हो जाता है। तो जब इक्विटी शेयर होल्डर हो जाता है तो इस इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा हम पेमेंट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, क्या पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्या वो पैसे को रिटेन करके कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारी जो पॉलिसी बनाई जाती है उस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। सच पॉलिसी इज सेड टू बी डिविडेंड पॉलिसी, उस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। दैट पॉलिसी इज सेड टू बी द डिविडेंड पॉलिसी। क्लियर है ना? दैट पॉलिसी इज सेड टू बी द डिविडेंड पॉलिसी। ठीक है, तो दैट पॉलिसी इज सेड टू बी द डिविडेंड पॉलिसी। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अर्निंग पर शेयर आपके पास ₹10 है। अब मान लो कि यहाँ पे जितनी पार्ट ऑफ द डिविडेंड हम पेमेंट करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट सपोज करो कि ये 40%, इसका मतलब है कि अर्निंग का 40% हम डिविडेंड पेमेंट करते हैं, अर्निंग का 40% डिविडेंड पेमेंट करते हैं, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? डीपीएस, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर 40% ऑफ ₹10 दैट इक्वल टू ₹4।
अब जो पैसा रिटेन करता है कंपनी, जो पैसा रिटेन करती है कंपनी, उसको क्या कहा जाता है? रिटेंशन रेशियो। इसको रिटेंशन रेशियो कहा जाता है। जो कंपनी पैसा रिटेन करती है उसको कहते हैं रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो। इसको हम किससे डिपेंड करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 40% टोटल अर्निंग का 40% अगर डिविडेंड पेमेंट करते हैं, टोटल अर्निंग का 40% डिविडेंड पेमेंट करते हैं, तो 1 माइनस 40% डेट इक्वल टू 60%, इट इज अ रिटेंशन रेशियो। तो कंपनी की पॉलिसी क्या होती है कि जितनी कमाई जाए, जितनी कमाई जाए उस कमाई से कितनी पैसा डिविडेंड पेमेंट किया जाए, और जितनी कमाई जाए उस कमाई का कितना हम क्या करें? रिटेन करें। जितनी कमाई जाए उसका कितना पैसा हम डिविडेंड पे करें और उस कमाई का कितना पैसा हम रिटेन करें, ये दोनों को डिसाइड करने की जो पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी को क्या कहा जाता है? डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। तो ये पॉलिसी क्या क्या 100% डिविडेंड दे दिया जाए? कंपनी सोचती है क्या 100% डिविडेंड दे दिया जाए? क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको 100% होना चाहिए? क्या डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए? 0% होना चाहिए? तो क्यों 100% देंगे, क्यों 0% देंगे? डिविडेंड पे आउट रेशियो जब देंगे तो 100% क्यों देंगे और 0% क्यों देंगे, वह डिसाइड करनी है। वह डिसाइड करनी है 100% क्यों, 0% क्यों, अर्निंग का 100% क्यों, डिविडेंड 0% क्यों। तो ये जो डिसाइड किया जाता है, इस डिसीजन को क्या कहा जाता है? डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। ये पॉलिसी जो बनाई जाती है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी is made for maximizing the wealth of the equity shareholder. The wealth of the equity shareholder. Equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। तो व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी? व्हाट इज डिविडेंड पॉलिसी? इक्विटी शेयर होल्डर का डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? द डिविडेंड पॉलिसी इज अ पॉलिसी अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग पर शेयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग ऑफ इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी। The part of the earning which is paid as a dividend is said to be the dividend payout ratio, and the part of the earning which is retained for the further reinvestment is said to be the retention ratio. And this policy is made for maximizing the wealth of the equity shareholder. तो यह फाइनेंस मैनेजर यह डिसीजन लेनी होती है कि भाई अर्निंग का कितनी पार्ट हम डिविडेंड पेमेंट करें या डिविडेंड नहीं पेमेंट करें। तो डिविडेंड पेमेंट नहीं करने से जो वीक इन्वेस्टर होते हैं वो डिसैटिस्फाइड होता है कंपनी से, तो उनको सेटिस्फाई करना है फाइनेंस मैनेजर का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। तो उनको सेटिस्फाई करना प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। तो कॉमन गोल लिया गया, कॉमन बातें को ली गई कि जिस पॉलिसी पे अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज करेगा वह पॉलिसी हम अपनाएंगे, डिविडेंड पॉलिसी। जिस पॉलिसी से अर्निंग पर शेयर डिपेंड करता वह पॉलिसी को हम क्या कहेंगे? डिविडेंड पॉलिसी कहेंगे। द पॉलिसी एट विच अर्निंग पर शेयर, उस पॉलिसी को हम डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस पर शेयर, द पॉलिसी एट विच मैक्सिमाइजिंग द मार्केट प्राइस पर शेयर, दैट इज द वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर, उस पॉलिसी को हम क्या कहेंगे? डिविडेंड पॉलिसी, एप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी मानेंगे। ठीक है, अब लिखिएगा डिविडेंड पॉलिसी। तो मैं स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी, it is a policy made for distribution of
earning for equity. This policy is made for maximizing the wealth of the equity shareholder. Wealth of the equity shareholder. The part of the earning, which is paid as a dividend is said to be dividend payout ratio. Dividend payout ratio. The part of the earning which is retained for further reinvestment is said to be retention ratio. Retention रेशियो। और रिटेंशन रेशियो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं। रिटेंशन रेशियो को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, डिविडेंड पॉलिसी is huge controversial decision. Huge controversial decision. अब ये क्यों ह्यूज कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता है? क्योंकि ह्यूज कंट्रोवर्शियल डिसीजन क्यों होता है? क्योंकि डिविडेंड में क्या होता है, कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो चाहते हैं कि मुझे डिविडेंड चाहिए, वीक इन्वेस्टर जनरली होता है, और कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो चाहते हैं कि मुझे डिविडेंड नहीं चाहिए। अब दोनों में कंट्रोवर्शियल डिसीजन हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको बहुत सारे सोर्सेस से इनकम आ रही है, एज अ डिविडेंड भी उनके पास इनकम आ जाएगा तो उनकी टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, तो चाहते हैं कि मुझे डिविडेंड इनकम नहीं मिले, मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन मिले। तो इन दोनों इन्वेस्टर्स में, इन दोनों शेयर होल्डर्स में आपको कंफ्लिक्ट हो जाता है इनकी डिजायर्स में, तो इसलिए कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता है। तो उसके लिए एज अ फाइनेंस मैनेजर देयर मस्ट बी द परफेक्ट लॉजिक। डिविडेंड इज पेड तो क्यों पे कर रहे हैं, और डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं तो नहीं, क्यों नहीं पे कर रहे हैं? डिविडेंड पॉलिसी इज ह्यूज कंट्रोवर्शियल डिसीजन, देयरफॉर there must be perfect reason of dividend payment or dividend not payment. Dividend not payment. डिविडेंड आप पे कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, डिविडेंड नहीं पे कर रहे हैं तो क्यों नहीं है, ये आपके पास परफेक्ट रीजन होना चाहिए। इसके बाद एक पॉइंट आपके पास आता है, द dividend policy at which
market price of the share, market price of the MPS, market price of the share is maximum, it is said to be optimal dividend policy, optimal डिविडेंड पॉलिसी, जिस पे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आपका मैक्सिमम हो जाए उसको क्या कहा जाता है, ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी। अब देखिए दूसरा में हमें क्या स्टडी करनी है आपको, यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, फैक्टर्स इफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कि डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करता है, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डिविडेंड पॉलिसी को इफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, सबसे पहले आपका एक फैक्टर डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ द शेयर होल्डर, डिजायर्स एंड नीड्स ऑफ द shareholders, desires and needs of the shareholders डिपेंड करता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी भी एक होता है, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी, कंपनी में पैसा का स्थिति क्या है उस पर भी डिजायर करता है, शेयर होल्डर का नीड्स क्या है, डिजायर्स क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ री इन्वेस्टमेंट्स, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर री इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटी फॉर री इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर री इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, इस पे भी आपका डिविडेंड की पॉलिसी डिपेंड करता है कि भाई साहब आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्या है, आपका ग्रोथ कैसी है कंपनी का, इस पे भी डिपेंड करता है। दूसरी आपका इन्वेस्टमेंट रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी डिपेंड करता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपका कॉस्ट किस रेट से है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किस रेट से है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लीगल कंसीडरेशन, लीगल कंसीडरेशन, लीगल कंसीडरेशन पे भी डिपेंड करता है। कंपनी लॉ में सेक्शन 205 में या और भी बहुत सारे में इन्होंने लीगल बातें को बताई हुई कि डिविडेंड कैसे पेमेंट करेंगे, डिविडेंड कैसे नहीं पेमेंट करेंगे, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है। फिर आपको दूसरी क्या, लीगल कंसीडरेशन, आपको रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय डेप्ट होल्डर और लोन प्रोवाइडर, डेप्ट होल्डर, लोन प्रोवाइडर या डेप्ट होल्डर और लोन प्रोवाइडर, ये सारे पे डिपेंड करता है। इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड करता है, टैक्स रेट पे डिपेंड करता है, बहुत सारा रीजन हो सकता है। इन्फ्लेशन रेट पे भी डिपेंड करता है, टैक्स रेट पे भी डिपेंड करता है, टैक्स रेट पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है फैक्टर्स। ठीक है, अब देखिए डिविडेंड पॉलिसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जब निकालेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट नाम आएगा। मार्केट प्राइस के रेस्पेक्ट में डिविडेंड पॉलिसी को निकालेंगे तो उसको कहेंगे डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड। अर्निंग पर शेयर पे निकालेंगे तो उसको कहते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो। और
फेस वैल्यू पे निकालेंगे तो डिविडेंड रेट कहेंगे, डिविडेंड रेट। अब ये कंसेप्ट नंबर 3 आ गया आपको, यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 3, यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट नंबर 3, पहला कंसेप्ट डिविडेंड की इंट्रोडक्शन, दूसरी फैक्टर्स, तीसरा कंसेप्ट डिविडेंड रेट। अगर निकालेंगे डिविडेंड रेट, इसका मतलब डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू इंटू 100, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर अर्निंग पर शेयर इंटू 100, डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। इस बात को आपको समझ। अब एक आता है कंसेप्ट नंबर 4, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये दोनों को समझना जरूरी है। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को समझना जरूरी है। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखिए, मान लो अर्निंग फॉर इक्विटी कंपनी के पास 10 लाख रुपीज है, अर्निंग फॉर इक्विटी कंपनी के पास 10 लाख रुपया है, और उस 10 लाख में 4 लाख रुपया कंपनी ने डिविडेंड दे दिया, तो उस 4 लाख रुपीज को शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा, उस 4 लाख रुपीज को इक्विटी शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा। तो वह 4 लाख रुपीज जिस इन्वेस्ट करेगा, जिस रेट से इक्विटी शेयर होल्डर कमाना वहां चाहेगा, दैट रेट company is going to, equity shareholder is going to lose when company retain the money, company retain the money। तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शेयर होल्डर मानेगा, और दैट इज द कॉस्ट फॉर द कंपनी, दैट इज द कॉस्ट फॉर द कंपनी। अब देखिए, यहां पे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, यहां पे एक एग्जांपल आप डिस्कस करिएगा, एग्जांपल डिस्कस। अर्निंग फॉर इक्विटी कितनी है सर? हमने अर्निंग फॉर इक्विटी, अगर सपोज कीजिए अर्निंग फॉर इक्विटी आपके पास 10 लाख है, डिविडेंड पेड रुपीज 4 लाख, अब पैसा रिटेन किया गया, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन अर्निंग कंपनी के पास कितनी है? 10 लाख टोटल पैसा था, उसमें 4 लाख यहां पे गया, रिटेन कितना गया? ₹6 लाख। अब देखिए, कंपनी पैसा क्यों रिटेन करती है? ये कंपनी पैसा रिटेन करती है, री इन्वेस्ट करेगी कंपनी, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है इनके पास, री इन्वेस्ट करेगी, अपॉर्चुनिटी है, री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास है। और री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो रेट ऑफ रिटर्न होता है, और रेट मान लो रेट आपको 20% से कंपनी उस पैसे को रिटेन करती है, 20% से पैसे को रिटेन करती है, उसको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और दिस इज सेड टू बी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दिस इज सेड टू बी रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं हम? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दिस इज रेट
of return on investment. This is said to be rate of return on investment. Rate of return on investment कहा जाता है. This is rate of return on investments. अब देखिए यहां पे आपके पास एक और पॉइंट है, डिविडेंड पेड. अब देखिए ये पैसा शेयर होल्डर के पास चला जाएगा. शेयर होल्डर इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा. तो इन्वेस्ट करेगा शेयर होल्डर इन्वेस्ट. यहां पे शेयर होल्डर इन्वेस्ट एट द रेट ऑफ 10% या मान लो 15% पे इन्वेस्ट करता है. 15% पे शेयर होल्डर इन्वेस्ट करता है. अब देखिए ये भी पैसा तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही है. उसमें से शेयर होल्डर को मिला सिर्फ जस्ट 4 लाख रुपीज मिला. 6 लाख रुपया नहीं मिला. 6 लाख रुपया नहीं मिला. तो जो पैसा नहीं मिलेगा उस पे भी तो शेयर होल्डर को अगर दिया जाता, अगर ये भी पैसा शेयर होल्डर को दिया जाता तो इस पे भी वो 15% कमा सकता था कि नहीं कमा सकता था? शेयर होल्डर कमा सकता था. लेकिन शेयर होल्डर कमाया नहीं. क्यों नहीं कमाया? क्योंकि वो पैसा कंपनी ने रोक लिया, रिटेन कर लिया. और रिटेन करने के कारण कंपनी ने पैसा रिटेन कर लिया. कंपनी रिटेन करने के कारण शेयर होल्डर उस पैसे को नहीं इन्वेस्ट किया. तो इस पैसे पे भी शेयर होल्डर क्या करेगा? एक्सपेक्ट करेगा. इस पैसे पे भी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा. शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा. शेयर होल्डर will also expect return at the rate of 15% on retained earning. On retained earning ये शेयर होल्डर एक्सपेक्ट करेगा उस पैसे पे. और ये कंपनी ने पैसा रोका है तो कंपनी की ये ड्यूटी बनती है. कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो पैसा दे. कंपनी ने वो पैसा रोका है तो कंपनी की ड्यूटी बनती है कि वो पैसा दे. तो कंपनी के लिए वो पैसा देगा तो कंपनी के लिए ये क्या हो जाएगा? उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहेंगे. दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दैट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहेंगे. दिस इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी. तो हम इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी को किस किस नाम से जानेंगे? एक तो सबसे पहले शेयर होल्डर एक्सपेक्टेड रिटर्न. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी थी 15% से नहीं इन्वेस्ट कर पाया क्योंकि कंपनी ने पैसे को रिटेन किया था. अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्ट करने की, नहीं इन्वेस्ट कर पाया. क्यों नहीं इन्वेस्ट कर पाया? क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा रोका था. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाएगा. तीसरा कंपनी ने कैपिटल उठाया. कंपनी ने कैपिटल उठाया 6 लाख रुपया. कहां से? तो इक्विटी के पैसे को रोक के. तो जिस रेट से रोका, जिस रेट से कंपनी ने पैसा रोक कर दिया उस रेट को कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं. कैपिटलाइजेशन रेट भी कहते हैं. रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर के नाम से भी कभी कभी जाना जाता है. ठीक है ना? तो इस नाम से हम कंपनी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी को जानते हैं. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द कॉस्ट of the company for retain the money of the shareholder. For retain the money of the shareholder. ठीक है. अब लिखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ it is cost for company due to retain earning of equity.
earning of equity, earning of equity, earning of equity. It is earning of equity, or it is also said to be, it is also said to be, it is a cost for capital, it is cost for capital raising from equity shareholder. Equity shareholder. It is represented by KE, and it is given by KE इक्वल टू होता है डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। KE इक्वल टू होता है अर्निंग पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। KE इक्वल टू होता है 1/PE। अब यहाँ पे प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको कहा जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो। ये प्राइस अर्निंग रेशियो होता क्या है? इट इज जनरली यूज्ड इन द कैपिटल मार्केट। कोई भी स्टॉक अर्निंग पर शेयर के कितने टाइम्स में ट्रेडिंग हो रही है उसको प्राइस अर्निंग रेशियो कहा जाता है। अगर मान लीजिए अर्निंग पर शेयर किसी स्टॉक का 50 रुपया है और वो ट्रेडिंग हो रही है 500 में, वो ट्रेडिंग हो रही है 500 में, तो 50 का कितने टाइम्स में ट्रेडिंग हो रही है? तो 10 टाइम्स से ट्रेडिंग हो रही है, तो 10 इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। 10 इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। इट इज द रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस को और अर्निंग के रेशियो को बतलाता है। इट इज मल्टीपल ऑफ अर्निंग पर शेयर ट्रेडिंग इन द मार्केट। इट रिप्रेजेंट, प्राइस अर्निंग रेशियो रिप्रेजेंट्स प्राइस अर्निंग रेशियो represents the multiple of EPS, multiple of EPS trading, multiple EPS trading any stock in the capital market, trading any stock in कैपिटल मार्केट, उसको हम प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। अगर मान लिया जाए मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू 10 इंटू ईपीएस, ऐसा है, तो इस 10 को हम क्या कहेंगे? प्राइस अर्निंग रेशियो कहेंगे। इस 10 को प्राइस अर्निंग रेशियो कहेंगे। इस 10 को प्राइस अर्निंग रेशियो कहा जाता है। दैट इज द प्राइस अर्निंग रेशियो। और भी तरीका है इसकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का हमारे पास एक और तरीका है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू D1 P0 प्लस G। D1 मीन्स एक्सपेक्टेड डिविडेंड, P0 मीन्स करंट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, G means constant growth, constant growth, G means constant growth. Cost of equity using
CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। CAPM का मतलब कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा RA माइनस RF. This is your cost of equity. This is your cost of equity. Risk-free rate of return plus beta RA minus RF. This is your cost of equity. ठीक है बेटा, अब चलते हैं। हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आ जाता है। आर रेट ऑफ रिटर्न on investment. What is the rate of return on investments? It is percentage return of the company. It is a percentage return of the company due to investment, their capital in any opportunities. इसे क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दिस इज योर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास डिविडेंड की पॉलिसी को एप्रोप्रिएट बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स इंट्रोड्यूस किया गया, और उस मॉडल्स के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। मॉडल्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट, मॉडल्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। मॉडल्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। सबसे पहला मॉडल हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे वाल्टर्स मॉडल को स्टडी करेंगे। उसके बाद गॉर्डन्स मॉडल को स्टडी करेंगे, फिर मोदी-गिलानी मिलर मॉडल को स्टडी करेंगे। मोदी-गिलानी मिलर मॉडल, फिर मोदी-गिलानी मिलर मॉडल के बाद हम स्टडी करेंगे रेजिडुअल मॉडल। रेजिडुअल मॉडल को स्टडी करेंगे, नर्स मॉडल, और भी बहुत सारे मॉडल्स है, उसको स्टडी करते जाएंगे। हम पहले वाल्टर्स मॉडल शुरू करते हैं। वाल्टर साहब ने क्या कहा था? वाल्टर साहब कहते हैं कि डिविडेंड की पॉलिसी में मार्केट प्राइस और शेयर में रिलेशन है, और डिविडेंड की पॉलिसी जो डिसाइड की जाती है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स और कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे डिपेंड करता है। इनका कहना क्या है, देखिएगा ये क्या कहते हैं। देखिए शेयर होल्डर को क्या मिलता है। यहाँ पे शेयर होल्डर सपोज करो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ पे शेयर होल्डर इन्वेस्ट करना चाहता है, यहाँ पे कंपनी के पास 1 साल का रिटर्न आया, इस रिटर्न पे वो डिविडेंड कुछ पैसा दे दिया, तो यहाँ पे कंपनी के पास क्या डिविडेंड, ये पैसा रिटेन हो गया।
इस पैसे को कंपनी क्या करेगा, री इन्वेस्ट कर देगा। तो री इन्वेस्ट कौन सी रेट से करेगा, आर से। फिर दूसरे साल में भी कंपनी के पास पुराने पैसे से अर्निंग पर शेयर आएगा, डिविडेंड पर शेयर आएगा। फिर इनके पास कुछ पुराने पैसे का इतना पैसा बच जाएगा। इस पैसे को फिर क्या करेगा, वो री इन्वेस्ट करेगा तीसरे साल में। कितना, आर ईपीएस माइनस डीपीएस। फिर इस पैसा यहाँ पुराने पैसे के ये पैसा आएगा। फिर यहाँ पे क्या पैसा बचेगा, ईपीएस माइनस डीपीएस। फिर इस पैसे को क्या करेगा, री इन्वेस्ट करेगा चौथे साल में। तो यहां पे क्या करेगा, इस पैसे को री इन्वेस्ट करेगा। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इन्फिनिटी पीरियड तक ऐसे होते रहेगा। तो कंपनी के पास दो चीजें, शेयर होल्डर के पास दो चीजें आएगा। एक तो जो पैसा रिटेन करेगा उस रिटेन पे कमाई होगा वह, और दूसरी हर एक साल डिविडेंड आएगा, हर एक साल डिविडेंड। इन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दो चीजों पे डिपेंड करता है। शेयर होल्डर को दो चीजें मिल रहा है, एक तो डिविडेंड, कांस्टेंट डिविडेंड मिल रहा है हर एक साल, एक रिटेन ऑन रिटेन अर्निंग मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर दो चीजों पे डिपेंड करता है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिपेंड करता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड पर शेयर प्लस रिटर्न ऑन अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन एक बार नहीं है, बार बार है, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू यहां हो जाएगा। तो डेट इज मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या होगा, यहां पे आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाई आर अपॉन के ई, ईपीएस माइनस डीपीएस, DPS into this is the market price of the share. This is the market price of the share. Market price of the share. तो उन्होंने, वाल्टर साहब ने कहा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिपेंड करता है, डिविडेंड की पॉलिसी पे और मार्केट प्राइस पे रिलेशंस है। ठीक है, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रिसीव, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रिसीव। तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर आपको दो चीजों से डिफाइन होगा, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड जो मिलता है, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न on return earning, present value of return on return earning, return on return earning, दो चीजों पे मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिपेंड करता है। एक तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड आपका ये है, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिटर्न ऑन रिटर्न अर्निंग ये। तो दैट इज द वाल्टर्स मॉडल। ठीक है, अब हम इसको कॉपी करेंगे। मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूं, क्या होता है देखिए। As per Walters model, as per Walters model, as per Walters model, there is relationship between, as per Walters model there is a relationship between, as per Walters model there is a relationship between market price of the share and dividend. As per Walters model there is a relationship between market price of the share and dividend policy, dividend policy. Market price of the dividend policy, dividend
policy is based on earning per share. Dividend policy is based on cost of equity and rate of return on investment, that equal to R. Rate of return on investments. एक पॉइंट ये हो गया. दूसरी पॉइंट, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज इक्वल टू present value of constant dividend received plus present value of return on retained earning. तो यहां पे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड, R divided by KE, earning per share, dividend per share, whole divided by KE. This is the present value of dividend received. That equal to market price of the share, dividend per share, R upon KE, earning per share, dividend per share, whole divided by KE. This is your market price of the share. ये आपकी मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर होगा. दिस इज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर. अब देखिए आप, अब पोस्टुलेट्स ऑफ वाल्टर्स मॉडल. Postulates Walters model. Postulates of Walters model. पोस्टुलेट्स मैंने वाल्टर्स मॉडल ने क्या सजेशन किया? उन्होंने वाल्टर्स मॉडल फॉर एप्रोप्रिएट डिविडेंड पॉलिसी, appropriate dividend policy following postulates are made. सबसे पहला postulates are made, suggestion are made. If R equal to 15%, मैंने कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर के अर्निंग को रोकेगी. 10% कमाए, 15% कमाएगी, जबकि शेयर होल्डर को वही पैसा देगी तो शेयर होल्डर कितने परसेंट कमाएगा? 10% कमाएगा. तो इस केस में कंपनी को कैसी पॉलिसी बनानी चाहिए? फिर इफ R इक्वल टू 10%, दैट इक्वल टू शेयर होल्डर भी कमाएगा तो 10%. तो इसमें कंपनी को क्या पॉलिसी बनाना चाहिए? इफ 5%
लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, शेयर होल्डर इन्वेस्ट करेगा 10% पे, इस पे क्या कंपनी को पॉलिसी बनानी चाहिए। ये आर जो है, कंपनी शेयर होल्डर पैसा रोक कर इन्वेस्ट करता है, वो आर है। और शेयर होल्डर जब इन्वेस्ट करता है तो किस रेट से कमाता है, वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। तो ये तीनों केसेस में कैसे कंपनी पैसा कमाएगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो यहां पे कहा गया, यहां पे ये कहा गया कि इस केस में कंपनी को क्या करनी चाहिए, 100% पैसे को क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। दैट इक्वल टू रिटेंशन रेशियो 100% होनी चाहिए, और डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको 0% होना चाहिए। चाहे कंपनी भी 10% कमा रही है, इक्विटी शेयर भी 10% कमा रहा है, कोई भी पैसा कोई भी इन्वेस्ट करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या कहा जाता है, इंडिफरेंट लेवल कहा जाता है। इंडिफरेंट लेवल, इंडिफरेंट लेवल मींस whether company is going to invest or shareholder is going to invest, it does not make any difference। मैंने डिविडेंड की पॉलिसी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में क्या है, अगर तीसरे केस में अगर कंपनी पैसा रोक लेती है और उसको इन्वेस्ट करती है तो 5%, वही पैसा अगर शेयर होल्डर को दे देती है कंपनी, वही पैसा अगर शेयर होल्डर को कंपनी दे देती है तो शेयर होल्डर कितना परसेंट इन्वेस्ट करेगा, 10%। तो यहां पे डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होनी चाहिए और रिटेंशन रेशियो 0% होनी चाहिए। उस केस में आपका सबसे बेस्ट डिविडेंड की पॉलिसी मानी जाएगी, ऑप्टिमल डिविडेंड की पॉलिसी मानी जाएगी। ये वाल्टर साहब ने सजेस्ट किया। अब वाल्टर साहब का सजेशन ये है, अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है, तो 100% पैसा रिटर्न कर लो, कंपनी भी इन्वेस्ट करेगी, शेयर लोग इन्वेस्ट करने मत दो। अगर दोनों इक्वल है तो इंडिफरेंस लेवल है, चाहे कंपनी इन्वेस्ट करे चाहे खुद इन्वेस्ट करो, इक्वल आएगा। रेट कम है, इक्विटी की इन्वेस्टमेंट का रेट ज्यादा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, तो उसमें क्या करो, आप सारे का सारे पैसा डिविडेंड दे दो और कहो कि भाई साहब आप ही इन्वेस्ट करें। तो दिस इज द सजेशन। एजम्पशंस ऑफ वाल्टर्स मॉडल यहाँ पे क्या आता है उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। एजम्पशंस ऑफ वाल्टर्स मॉडल, यहाँ पे देखिए, एजम्पशन वाल्टर्स मॉडल, वाल्टर्स मॉडल का एजम्पशंस क्या है। सबसे पहले लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज इंफिनिटी, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज इंफिनिटी। दूसरी एजम्पशंस क्या, लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट इज इंफिनिटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी and rate of return on investment is constant, ये चेंज नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट is done from इक्विटी, इन्वेस्टमेंट को इक्विटी से कहेंगे। डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर इज कांस्टेंट, डिविडेंड पर शेयर अर्निंग पर शेयर कांस्टेंट, ये वाला है। फिर इनका एक आता है ड्रॉबैक, ड्रॉबैक इनका क्या है, ड्रॉबैक इनकी क्या है, अब देखिए, ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई, ये कहते हैं कि 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इक्विटी की कॉस्ट क्या होता है,
हाई होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसका रिटर्न का परसेंटेज कितनी है, रिटर्न परसेंटेज उसका 15% है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, 17% है। ये वाल्टर साहब कहते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दो, ऐसे प्रोजेक्ट को आप एक्सेप्ट नहीं करो। जबकि इस प्रोजेक्ट का लोन, इस प्रोजेक्ट के लिए लोन आपको मिल रहा था, लोन कितने परसेंट मिल रहा था, 12% मिल रहा था। तो 12% पे लोन उठा के हम 15% वाली प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कहता ही नहीं, हमने इक्विटी से पैसा इन्वेस्ट करता है, इक्विटी का कॉस्ट क्यों नहीं जहाँ हाई हो, हम इक्विटी से पैसा इन्वेस्ट करके इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये उनकी ड्रॉबैक है कि हम लोन वोन नहीं लेते हैं, हम 100% इक्विटी से इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज अ ड्रॉबैक। हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं इस टॉपिक को, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मान लो कि मार्केट प्राइस पर, सपोज करो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास 10% है, डिविडेंड पर शेयर हमें आपको या डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो वो बाद में डिसाइड करेंगे हम। अर्निंग पर शेयर हमारे पास 10 रुपया। अब वाल्टर्स की सारी पॉलिसी को हम डिस्कस करते हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल के देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले R इक्वल टू सपोज करो 15% है, R इक्वल टू सपोज करो 10% है, R इक्वल टू सपोज कीजिए 5%। डिविडेंड पे आउट रेशियो, केस फर्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो 0, तो डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, 0 होगा। केस 2, दिस इज द केस फर्स्ट, डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको 50%, डिविडेंड पर शेयर कितनी होगी, 5 रुपया हो जाएगी। केस 3, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100%, डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 10 है। अब हमें मार्केट प्राइस पर शेयर निकालनी है, यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर आपको निकालनी, कैलकुलेट करनी। तो मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर R अपॉन के ई, अर्निंग पर शेयर डिविडेंड पर शेयर होल डिवाइडेड बाई के ई, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने की कोशिश करते हैं। सर 0 है, R 15% है, ये 10% है, 10 माइनस 0, 0.10, इनका 150 रुपया मार्केट प्राइस हो जाएगा। यहाँ पे मार्केट प्राइस 5 रुपया डिविडेंड है, 0.15, 0.10, 10 माइनस 5 होल डिवाइडेड बाई 0.10, 125, यहाँ पे 10, 0.15, 0.10, 10 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाई 0.10, दैट इक्वल टू 100। अब हमारे पास क्या था कि जब R ग्रेटर होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% से, तो इस केस में बताई गई थी
कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखो। डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 पे सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस होगा, सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस होगा। डिविडेंड पर शेयर आप 0 रखो, उस पे सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस होगा, और सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस यहाँ पे है डिविडेंड पे आउट रेशियो 0। अगर ये दोनों इक्वल है, ये और ये दोनों इक्वल है, तो चाहे डिविडेंड पे करो चाहे डिविडेंड नहीं पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 10, यहाँ पे 10 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाई 0.10 दैट इक्वल टू 100। 5 0.10 0.10 10 माइनस 5 0.10, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 प्लस 0.10 0.10 10 माइनस 0 10, यहाँ पे 0.10, दिस इज द 100। इसका मतलब क्या है कि आर अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी से दोनों इक्वल है, तो चाहे आप डिविडेंड पे करें चाहे डिविडेंड पे नहीं करें, चाहे डिविडेंड पे करें चाहे डिविडेंड पे नहीं करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे डिविडेंड पे करें चाहे डिविडेंड पे नहीं करें। यहां पे आपको दूसरी केसेस क्या है कि अगर ये 5% है तो डिविडेंड पर शेयर है, तो यहां आपका 0 हो जाएगा। ये 0.15 0.10 10 माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 0.10, यहां आपका ये जो है 0. ये तो ये 50 रुपया हो जाएगा। ये 5 प्लस 0.05 0.10 10 माइनस 5, ये आपका 0.10, ये 75 हो जाएगा। 10 प्लस 0.05 0.10 10 माइनस 10 होल डिवाइडेड बाय 0.10, ये आपकी कितनी हो जाएगी? ये आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस यहाँ है, सबसे ज्यादा। अगर इसमें 100% डिविडेंड पे करेंगे तो मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, यहाँ डिविडेंड को रिटेन करेंगे तो मार्केट प्राइस सबसे कम होगा, यहाँ पे डिविडेंड को रिटेन करेंगे तो मार्केट प्राइस सबसे ज्यादा होगा। तो इस केस में हमने क्या बतलाया था? इस केस में मैंने कहा था कि डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 होना चाहिए। इस केस में मैंने क्या बताई थी? डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होना चाहिए। 100% पे आपके सबसे ज्यादा मार्केट प्राइस है कि नहीं है? तो ये जो मैंने बताई थी, इसी को क्या कहा जाता है? वाल्टर्स मॉडल कहा जाता है। दिस इज योर वाल्टर्स मॉडल। ठीक है बेटा, ये आपकी वाल्टर्स मॉडल्स है। दैट दिस इज योर वाल्टर्स मॉडल। वाल्टर्स मॉडल इसी बात को सजेस्ट करता है कि डिविडेंड कब पेमेंट करना चाहिए, कब हमें डिविडेंड की पेमेंट नहीं करनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्लासेस में हम आपको इस पे एक दो क्वेश्चन कराएंगे, गोल्डन मॉडल बताएंगे और मोदी गिलानी मिरर मॉडल बताएंगे। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू क्लास।